88 डेज की लंबी यात्रा के बाद कठिन, भयानक, बहुत ही कष्टदायक ऐसी लंबी यात्रा के बाद सुभाष पहुंच रहे हैं एक संबाग बंदरगाह पोर्ट पर जो जापान में है। 80 डेज की उस यात्रा का एक अलग एपिसोड बन सकता है। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे। सुभाष अपनी जवानी में इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक पनडुब्बी में, जहाज से नहीं, शिप से नहीं, खतरा था, कहीं भी उनको कुछ भी किया जा सकता था। एक पनडुब्बी में, और पनडुब्बी में भी 3 फुट बाई 2 फुट की जगह के ऊपर बैठकर 88 दिन, 88 डेज। जापान में पहुंचते ही, जापान की धरती पर पांव रखते ही निकल पड़े यात्रा पर। इतने लंबे, कष्टदायक, भयानक यात्रा के बाद रेस्टने की, और वहां पर नाम नया रख लिया, मात्सुदा। 6 मई 1943 को, 1943 को सबांग बंदरगाह जापान में पहुंचते हैं। टोक्यो, रंगून, सिंगापुर के उनके भाषण आजाद हिंद रेडियो से प्रसारित किए जा रहे थे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की मीटिंग होती है। 4 जुलाई 1943 को नॉर्थ एशिया के 2000 प्रतिनिधि एक उस सभा में आते हैं, और उस सभा के अंदर उसके आयोजक कौन थे? रास बिहारी बोस, जिनका मैं पहले एक एपिसोड पूरा ले चुका हूं। जिन महान क्रांतिकारियों ने देश के बाहर जाकर वहां के रहने वाले भारतीयों को संगठित किया, कई देशों में जाकर के वहां के भारतीयों के साधनों को भी देश की स्वतंत्रता के लिए कोशिश किया एकत्रित करने का। और रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष पहुंचे हैं सिंगापुर, और सुभाष ने रास बिहारी बोस के पांव छूते हुए यूं देखा, देखने की चाह थी। नाम बहुत सुन चुके थे सुभाष रास बिहारी बोस का। और रास बिहारी बोस ने क्या किया? सुभाष को गले लगाते हुए और उसके माथे पर एक तिलक लगाते हुए सैल्यूट किया, और सबके बीच में ये घोषणा की, सबके बीच में ये घोषणा की कि आज से मैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सब सूत्र तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। इसका नेतृत्व अब तुम करोगे। 2000 प्रतिनिधि नॉर्थ एशिया के भिन्न भिन्न देशों के, वो सारी मेहनत, परिश्रम, कई वर्षों का उस महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का था। सुभाष को नेतृत्व सौंपते हुए रास बिहारी बोस बहुत रिलैक्स थे। उनको ऐसे लग रहा था कौन मिल गया?
जैसे रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद मिले तो रामकृष्ण परमहंस को लगा कि मुझे मेरा शिष्य मिल गया, मैं जिस काम के लिए आया हूं और जिसके द्वारा मुझे इस देश के लिए जो कुछ करना है, मानवता के कल्याण के लिए, विश्व के लिए, भारत के माध्यम से जो कुछ करना है, उसके लिए मुझे स्वामी विवेकानंद मिल गए। ऐसे ही रास बिहारी बोस की आंखों में चमक, चेहरे पे एक संतोष कि इतने वर्षों की मेरी मेहनत को आगे बढ़ाने वाला वीर सपूत सुभाष मुझे मिल गया है। और पहला संबोधन उस सभा के अंदर सुभाष ने जो पहला संबोधन किया वो क्या कहा? शत्रु के शत्रु से संबंध स्थापित करना, शत्रु के शत्रु से सहायता लेना या देना, ये नीतिगत है। यही तो चाणक्य है। आज जर्मन, जापान और इटली अंग्रेजों के शत्रु हैं। अंग्रेज हमारे भी शत्रु हैं और इसलिए शत्रुओं के शत्रुओं से पूरी हर प्रकार की हेल्प लेते हुए, हर प्रकार की सहायता लेते हुए सामने वाले शत्रु अंग्रेज को पछाड़ना है, परास्त करना है, भगाना है, अपने देश को स्वतंत्र करना है, करवाना है। ये पहला संबोधन था सुभाष का। और खुद को क्या बोला? मैं तो भाई हिंदुस्तान का एक सेवक हूं और सैनिक हूं। मरूंगा तो देश के लिए, जीऊंगा तो देश के लिए। आजाद हिंद सेना के सम्मुख इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एक नया नामकरण हो चुका था। सुभाष के साथ ही आजाद हिंद सेना के सम्मुख उनका जो भाषण हुआ, पहले भाषण में ही उन्होंने कहा चलो दिल्ली, दिल्ली चलो। आह्वान किया सारे विश्व के अंदर रहने वाले भारतीयों को, चलो दिल्ली। क्या करेंगे? लाल किले के प्रांगण में, मैदान में संचलन गान गाएंगे, मार्च सॉन्ग गाएंगे। और वो संचालन गान की कुछ पंक्तियां भी सुभाष ने गुनगुनाई। क्या थी वो? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। इस प्रकार के गीत की पंक्तियां गुनगुनाते हुए सुभाष दिल्ली चलो और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और ये संचलन गीत गाएंगे। और क्या बोले? ये तो कहा ही था मैं सेवक हूं, सैनिक हूं, हम मरेंगे तो देश के लिए, जिएंगे तो देश के लिए। और फिर क्या बोले? मैं तुम्हें भूख, प्यास, कष्ट, मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। है तो ये है, भूख, प्यास, कष्ट, मृत्यु।
अनथक अनगिनत समस्याएं, चुनौतियां ये मिलेंगी हमें मार्ग में। और आप भारत की स्वतंत्रता के दीवाने हो, मस्ताने हो। हम सब सिद्ध हैं इस बात के लिए, और हमारा लक्ष्य है भारत की स्वतंत्रता। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और ये समय बहुत अच्छा आया है। हम अपने अंग्रेजों के दुश्मनों के साथ, जापान, जर्मन, इटली के साथ मित्रता करते हुए कई देशों का दौरा हो भी चुका था। कुछ ग्राउंड रास बिहारी बोस भी बना चुके थे, और कई देशों का दौरा सुभाष भी कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम लेंगे किस किस देश में गए और कहां कहां जाकर के कैसी कैसी सहायता लेकर के किस प्रकार वो युद्ध के लिए आगे बढ़े, और उस युद्ध के अंदर क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या हुआ, उसकी हम अगली बार चर्चा करेंगे। लेकिन लाल किले पर तिरंगा लहराने की उमंग, ललक दिल रूपी समुद्र में हिलोरे ले रही, ठाठे मार रही वो तिरंगे। लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, दिल्ली चलो। ये आह्वान सब तरफ से हो रहा था, और केंद्र थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस पर्दे के पीछे, और इस ताकत के पीछे बहुत बड़ा काम था। इस बीच में जब वो सिंगापुर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आजाद हिंद सेना में जब परिवर्तित हो रही थी और उसका नेतृत्व सुभाष को सौंपा जा रहा था, वहीं पर एक हॉल में भारतीय लोगों की एक सभा होती है। भारतीय लोगों की, वहां के सिंगापुर के ही महिलाएं बहुत सारी होती हैं, और उनको आह्वान किया जाता है, दिल्ली चलो, और मुझे अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ना है। मुझे सेना चाहिए, शस्त्र चाहिए, पैसा चाहिए, भोजन चाहिए। उसके लिए जितना भी कुछ हो सकता है वो सब चाहिए। बहुत बड़ी राक्षस सत्ताशाही के साथ मुझे युद्ध लड़ना है। दुनिया के अंदर जिसका सूरज नहीं डूबता था, आधी से ज्यादा दुनिया में जिस ब्रिटिश का राज था, उस ब्रिटिश सेना के साथ सुभाष लड़ने की बात कर रहा था, मुकाबला करने की बात कर रहा था। इरादा नेक था और बुलंद था। और उस सभा के अंदर जब ये कहा गया कि मुझे शस्त्र खरीदने के लिए साधन चाहिए, पैसा चाहिए, और कमाल देखिए, सारे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। वहां की महिलाओं ने, कहा जाता है कि महिलाओं को अपने गहनों से, ऑर्नामेंट से बहुत प्यार होता है, स्नेह होता है, एकत्रित करती हैं, वो देना नहीं जानती। पति भी मांगे तो थोड़ा सा देने में संकोच होता है। और वो सुभाष के इस आह्वान पर वो महिलाएं अपने गहने खोलकर उसी समय सुभाष को बोला, ठहरो, रुको। एक तराजू लाया गया बड़ा, एक पलड़े पर सुभाष को बिठाया गया, और गहने ढेर लग गया। सारी महिलाओं के गहने डालने के बाद भी जब वो तराजू का पलड़ा बराबर नहीं हुआ, अभी कुछ कमी थी, और महिलाओं ने बोला सुभाष को, इसमें किसी पुरुष का कुछ नहीं चाहिए, हमने ही आपको तोलना है, सोने से तोलना है, रुको, ऐसे ही रुको। और कुछ महिलाएं घर में गईं, जो घर में सोना पड़ा था, गहने पड़े थे, वो सब ला करके सुभाष के तोले के लिए, सुभाष के बराबर के वजन के लिए सोना सुभाष को दिया गया। ऐसा विलक्षण उदाहरण, जब मैंने शुरू में कहा
कि सुभाष जैसा विलक्षण व्यक्तित्व, कमाल का व्यक्तित्व, सावरकर को क्रांतिकारियों का सम्राट बोला जाता है, तो सुभाष को क्रांतिकारियों का शिखर पुरुष कहा जाता है। इतना बहुप्रतिभा का फर्स्ट आईसीएस जो 2 महीने लेट शिप से लंदन पहुंचता है और 4th पोजीशन में आकर के पिताजी की उस बात को रखने के लिए उसको नौकरी नहीं करनी थी। बचपन से ही, बाल्यकाल से मैं सब बातें आपके सामने रखता हुआ संक्षेप में आज जहां पहुंचा हूं। अब यहां से युद्ध नीति बनना आरंभ हो गई और 13,000 सैनिकों ने जो उस समय उसको उपलब्ध हुए वो गरज उठे, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कहते हुए उन सैनिकों की गरज के साथ ऐसा एक माहौल बना। फिर क्या युद्ध नीति बनी, कैसे वो आगे बढ़े, इस सब को हम कल के एपिसोड में लेंगे। जय भारत। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, यद्यपि सुभाष के कल एपिसोड देने के बाद जब मैं फिर से राजा दाहिर से सुभाष तक आऊंगा, अभी मैं वीर मंगल पांडे से सुभाष पर आया हूं, पर वीर मंगल पांडे से सुभाष के बीच में अभी बहुत कुछ देना बाकी है आपको। मेरी वीडियोस आप तक लगातार पहुंच रही हैं। कल सुभाष का एक 5वां एपिसोड देकर के अभी हम इसको विराम लगा देंगे। फिर 5 एपिसोड में तब भी दूंगा जब लास्ट में राजा दाहिर से सुभाष तक पहुंचूंगा। अभी 1857 से 1947 वीरमंगल पांडे से सुभाष तक, तो ये 4 एपिसोड हो गए। 5वां मैं कल आपके सामने लेकर आऊंगा। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, सुभाष को तो आप जानते हो, लेकिन बहुत सारे लोग इनके साथ भी ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको सामने लाना जरूरी है। सुभाष को पेशावर तक ले जाने वाला, काबुल तक ले जाने वाला, टर्की से भी जो मिला और जिसने आगे यूरोप के अंदर एंटर करवाया, जो प्रबंध किया, इन सब लोगों के नाम भी तो कहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं। और सुभाष का तो सारी दुनिया के अंदर और भारत के हर बच्चे के अंदर नाम विराजमान है, परंतु मैं बहुत सारे 95% उन लोगों को आपके सामने ला रहा हूं, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। कोशिश रहेगी हम अपने संबोधन में, गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, संबोधन के द्वारा उन सारे अज्ञात, अनगिनत, मौन तपस्वी देशभक्तों को, शूरवीरों को, क्रांतिकारियों को, भारत मां के सपूतों को हम स्मरण करें, हम श्रद्धांजलि दे सकें, हम उनको नमन कर सकें, ताकि आने वाली जनरेशन के सामने ये पता रहे कि ये आज़ादी इन 2 लोगों ने, जिनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने अंग्रेज की एक लाठी तक नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपी की जेलों जैसी थी, और जिन महान तपस्वियों ने आखिरी श्वास तक जूझते रहे, लड़ते रहे, उन सब का कहीं नाम नहीं। मेरी कोशिश रहेगी कि उन सबको मैं आपके सामने ला सकूं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत।